Assalamu alaikum dear students. I'm here to teach you biology. You know that इससे पहले हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट. स्टूडेंट्स, यू नो दैट जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्पीमैन एक्सपेरिमेंट वी नो दैट बॉडी के हर सेल के अंदर जितने भी सेल्स हैं तमाम के अंदर जीनोम सेम है. अगर तमाम के अंदर जीनोम सेम है तो डिफरेंशिएशन कौन करवाता है? वो हमने पढ़ लिया कि साइटोप्लाज्म करवाता है. लेकिन आप जानते हैं न्यूक्लियस तो फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूक्लियस भी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन है. बात ये आती है कि हम एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूव करेंगे. सो अल्लाह ताला की नेमत है कि हमारे पास एक यूनिसेलुलर एल्गा मिल गया. ये यूनिसेलुलर एल्गा में एक ही न्यूक्लियस था जिसको हम एसिटाबुलरिया के नाम से मेंशन करते हैं. बेसिकली ये इतना छोटा है कि अगर हम देखें ना, है तो एक सेल ही, लेकिन ये ग्रो कर जाता है. इवन यू कैन से दैट फ्यू सेंटीमीटर और इससे भी ज़्यादा. जब ये ग्रो कर जाता है इतना ज़्यादा तो हम बाज़ का शक होता है कि ये मल्टी सेलुलर ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है. ये यूनिसेलुलर ही है. इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, राइजाइड्स हैं, स्टॉक है, राइजोम है, ग्रो करता है. और एक और चीज़, इसकी दो स्पीशीज़ मौजूद हैं. जीनस एक ही है एसिटाबुलोरिया, दो स्पीशीज़ हैं, मेडिटेरेनिया और दूसरी कौन सी है, ग्रैनुलेटा. ये दोनों स्पीशीज़ में उनकी जो शेप है वो डिफरेंट है. इसी पे हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सो हमें प्रॉपरली पता चल गया कि न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है जेनेटिक्स के अंदर. कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, किस तरह से है, इन तमाम को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट. देखिए स्टूडेंट, जो न्यूक्लियस है ये भी जीन्स रखता है अपने अंदर, यानी कि तमाम जितना भी जेनेटिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए वो किस में मौजूद होता है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में. और वो डीएनए जितना भी है वो सारे का सारा न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है. अब हमने देखना ये है क्या न्यूक्लियस भी कोई रोल प्ले करता है. तो जाहिर सी बात है जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी तो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है. और किस फॉर्म में मौजूद है, जीन्स की फॉर्म में मौजूद है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है ये भी डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है. हम ये कह तो रहे हैं, क्या ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड है? जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे तो हमें ये कंफर्म होगा ना कि न्यूक्लियस जो है ये डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है. जबकि ये बात तो हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर डीएनए होता है. और जो डीएनए है दैट इज़ अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर. और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बहुत अहम होती है. सो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो रोल प्ले करता है. क्वेश्चन इज दैट कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में मौजूद है और इसकी सिलेक्शन कौन करता है. क्या ये वाकई ही अवेलेबल, वाकई ही इसमें इन्वॉल्व होता है या नहीं होता. तो डेफिनेटली इसे हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखिए ये एक्सपेरिमेंट बेस करता है एक एल्गा की बेस पे. हम इसे कहते हैं कि ये एक यूनिसेलुलर एल्गा होता है. इस यूनिसेलुलर एल्गा का नाम है एसिटाबुलरिया, यानी कि उसकी जीनस जो है वो है एसिटाबुलेरिया. ये इसकी जीनस का नाम है, जीनस. अब इसकी ना दो स्पीशी हमारे पास मौजूद होती हैं, मतलब दैट इज़ अ जीनस. और जीनस की फिर आगे क्या मौजूद होती हैं, स्पीशीज़ मौजूद होती हैं. तो इसकी दो स्पीशीज़ हैं डिपेंडिंग अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स. इनकी मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स की बेस पे हम इसको दो में डिवाइड कर लेते हैं. एक हम कह लेते हैं एसिटाबुलरिया ग्रैनुलेटा और दूसरा जो है वो एसिटाबुलरिया मेडिटेरेना. ये दो इसमें टाइप्स आ जाती हैं. तो एक जो है एसिटाबुलरिया मेडिटेरेना और दूसरा जो है वो एसिटाबुलरिया ग्रैनुलेटा जो है वो इसकी एग्जाम्पल में आता है. देखिए जब हम ग्रैनुलेटा लिखते हैं तो हमें ये स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, ग्रैनुलेटा.
क्रेनुलेटा। ये जो क्रेनुलेटा है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आता है? बेटा जी डिफरेंस ये है कि जो क्रेनुलेटा है इसकी जो कैप होती है, कैप मतलब कि अगर हम इस तरह से एक सेल पर मुश्तमिल अलगा बनाते हैं तो एक की तो शेप इस तरह से है, ये इसका हम कहते हैं राइजाइड लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक सा है जिसके ऊपर ये मौजूद होता है, और ये जो स्टॉक है इसके ऊपर यहाँ पे कैप सी होती है। अब ये कैप दो तरह से है, एक तो इस तरह से इर्रेगुलर फॉर्म में कैप मौजूद होती है, इर्रेगुलर फॉर्म में, तो इसकी कैप जो है वो इर्रेगुलर कैप हम कह सकते हैं, इर्रेगुलर कैप होती है, ठीक है। जबकि एक जो दूसरी टाइप हमारे पास आती है उसमें ऐसे है कि ये शेप ऐसे है इस तरह से, ये इसका वो राइजाइड लाइक स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर इस तरह से, इसमें भी कैप है लेकिन इसकी कैप जो है वो बिल्कुल स्मूथ कैप है, मतलब ऐसा इसमें कोई ऐसा वेरिएशंस नहीं है। तो हम कह सकते हैं एक में तो कैप बिल्कुल स्मूथ सी है लेकिन एक की जो कैप है वो कैसी है, इर्रेगुलर है। तो इस बेस पे हमने इनको दो स्पीशीज में डिवाइड किया हुआ है। एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ यूनिसेलुलर एल्गा, यूनिसेलुलर एल्गा है तो इसमें वन न्यूक्लियस मौजूद होता है, और ये जो वन न्यूक्लियस होता है एट बेस पर जो है, बेस ऑफ स्टॉक उस पे मौजूद होता है, स्टॉक के जहाँ पे बेस होती है वहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे करके जो है वो न्यूक्लियस जो है वो लोकेटेड होगा, हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ न्यूक्लियस, जबकि ये जो है वो ये न्यूक्लियस है, ये स्टॉक है, स्टॉक ये इसकी कैप है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया है आपको, ये सिर्फ एक न्यूक्लियस है और उसकी बेस के अंदर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। हम यहाँ पे कहा कि ये न्यूक्लियस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और ये एट द बेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब उन्होंने किया क्या कि ये जो एसिटाबुलेरिया है इनमें से एक की कैप को रिमूव किया, ये जो कैप को रिमूव किया और रीजनरेट किया ना, ये हैमरलिंग का काम था। हैमरलिंग एक साइंटिस्ट का नाम है, हैमरलिंग। इस साइंटिस्ट ने क्या किया, ही शोड दैट इफ कैप रिमूव्ड, अगर कैप जो है उसको क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, तो इट रीजनरेट अगेन, तो ये दोबारा क्या कर जाती है, रीजनरेट कर जाती है। इसमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी जो है वो होती है, तो इट रीजनरेट अगेन, ये दोबारा रीजनरेट कर जाती है। दैट इज़ द कैपेबिलिटी प्रेजेंट इन दिस एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेना, ये जो एल्गा है इसके अंदर ये कैपेबिलिटी जो है वो मौजूद है। अब उन्होंने क्या किया, इसकी कैप को रिमूव किया, इसकी भी कैप को रिमूव किया, इट कैन रीजनरेट अगेन। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऐसे परफॉर्म किया कि इसका जो स्टॉक है, इसका जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से कट किया, सेम एज इट इज यहाँ पे भी कट किया। हम ऐसे इसको वर्डिंग में लेते हैं कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, दे रिमूव्ड न्यूक्लियस कंटेनिंग राइजोम, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कट किया न्यूक्लियस कंटेनिंग राइजोम, न्यूक्लियस कंटेनिंग राइजोम। राइजोम हम कह सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम को, जो कि इसमें मौजूद है, लाइक दैट ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है ये उसने कट किया। जब उसने ये कट किया तो अब उसने इनको एक्सचेंज कर दिया, यानी कि जो एसिटाबुलेरिया का था क्रेनुलेटा का, वो मेडिट्रीना में लगा दिया, मेडिट्रीना का किस में लगा दिया, क्रेनुलेटा में लगा दिया, यानी कि उसने इनको एक्सचेंज कर दिया। और उसके बाद फिर उनकी कैप को रिमूव किया, कैप को रिमूव करने के बाद तो उनमें क्या होती है, रीजनरेशन होती है। अब इस रीजनरेशन का जो रिजल्ट था दैट वाज एस्टोनिशिंग, ये उसके लिए एक नई डिफरेंट चीज़ थी। आप ऐसे कह सकते हैं कि यही वो रिजल्ट था जिसकी बेस पे हमने इसको लिया है। जैसे कि हमने यहाँ पे दोनों स्टॉक को कट किया, कट करने के बाद हमने यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का है, या आप ऐसे कह सकते हैं मेडिटेरेनिया है, मेडिटेरेनिया की जगह पे हमने
यहाँ पे ग्रैनुलेटा का पार्ट जो है वो लगा दिया। ऐसे कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो ये है, ठीक है, सेम एज इट इज़। यहाँ का जो पार्ट है वो ये ऐसे ही था, ठीक है, और इसके ऊपर जो है उसने ग्रैनुलेटा का पार्ट लगा दिया, मतलब इसका पार्ट लगा दिया, ये वाला शिफ्ट करके उसने इधर लगा दिया, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म है वो है ग्रैनुलेटा का, ठीक है, जबकि यहाँ वाला जो पोर्शन है दैट इज रिमूव्ड एंड पुट इट हेयर, और उसको हमने यहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया। जब हमने इसको उसके उसके पार्ट में ग्राफ्ट किया और उसके हिस्से को इसमें पार्ट में ग्राफ्ट किया, लेकिन दोनों का न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस कंटेनिंग पार्ट जो है वो उसी तरह से है। अब देखिएगा कैप रीजनरेट होगी, इसकी दोबारा बनेगी। क्या इसकी जो कैप बनेगी वो ग्रैनुलेटा के मुताबिक बनेगी या फिर इसकी कैप मेडिटेरेनिया के मुताबिक बनेगी? सेम एज इट इज। अब इसमें भी साइटोप्लाज्म जो है वो किसका है? मेडिटेरेनिया का, लेकिन न्यूक्लियस कंटेनिंग पार्ट किसका है? ग्रैनुलेटा का। क्वेश्चन इज दैट कि जो नई कैप बनेगी वो ग्रैनुलेटा के मुताबिक बनेगी या फिर इसमें मेडिटेरेनिया के मुताबिक बनेगी या फिर इसमें मेडिटेरेनिया के मुताबिक बनेगी। ये इसका नेक्स्ट जो है वो रिजल्ट हम कह सकते हैं होगा। अब लेकिन रिजल्ट पता क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि इसका जो न्यूक्लियस कंटेनिंग पार्ट था इस तरह से, इसकी जो ये वाला जो रीजन था ये तो साइटोप्लाज्मिक रीजन है, दैट इज ऑफ ग्रैनुलेटा, ये ग्रैनुलेटा का रीजन है, दैट इज ये डिफरेंट है। अब इसकी जो कैप है दैट इज अकॉर्डिंग टू दिट्स बेस, वो इसकी बेस के मुताबिक है, उसके न्यूक्लियस के मुताबिक है। मतलब इसकी जो कैप बनेगी वो कैसी बनेगी? बिल्कुल स्मूथ कैप जो है वो इसकी जनरेट होगी, बिल्कुल एज लाइक पेरेंट्स, जैसे कि इसकी पेरेंट्स की कैप है उस तरह से इसकी कैप जो है वो जनरेट हो जाएगी। अब इसकी कैप कैसी बनी? स्मूथ। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इसकी भी कैप जो थी वो बिल्कुल इरेगुलर थी एज लाइक ऑफ पेरेंट्स, बिल्कुल उस तरह से पेरेंट्स की जैसे कि उसके जीनोम के अंदर पार्ट जो है वो मौजूद है, यानी कि इसमें कैप जो बनती है वो एज लाइक पेरेंट्स इरेगुलर फॉर्म में जो है वो डेवलप हो रही है। चाहे इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो मेडिटेरेनिया का था, लेकिन इसकी जो कैप की डेवलपमेंट है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू ग्रैनुलेटा, ये बिल्कुल ग्रैनुलेटा के मुताबिक इसकी कैप जो है वो मौजूद है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पहले स्टेप में हमने उसकी न्यूक्लियस कंटेनिंग पार्ट को कट किया, एक्सचेंज किया, कैप को रिमूव किया, फिर उनको रीजनरेशन होने का मौका दिया, और जब ये रीजनरेट हो गई तो हमें पता चला कि ये जो कैप बनी है दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे ये जो कैप बनी है दैट इज अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस, दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस rather to be the presence of cytoplasm। तो हम यहाँ पे एक बात ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सो न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है और न्यूक्लियस के अंदर जीन्स मौजूद हैं, और जीन्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं। आप ऐसे कह सकते हैं जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस होती हैं। जीन क्या होती हैं? एक्सप्रेस होती हैं। अब जीन जो एक्सप्रेस होती हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू डीएनए। ये किसके मुताबिक होती हैं? न्यूक्लियस के मुताबिक होती हैं। लेकिन एक बात ये भी याद रखिए, जिसमें साइटोप्लाज्म मौजूद है, तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की बात की जाए तो साइटोप्लाज्म के अंदर मॉर्फोजेनेटिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। ये जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, these components are responsible for selection of genes। ये जीन्स की सिलेक्शन जो है वो करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम एक नतीजा कंक्लूजन कर सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है दैट इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसके अंदर तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो मौजूद होती हैं, एंड जीन्स एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स मौजूद होती हैं बिल्कुल उनके मुताबिक होती हैं, और जिसकी जो सिलेक्शन ऑफ जीन्स होती है दैट सिलेक्शन ऑफ जीन्स इज रिलेटेड टू द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से रिलेट करती है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे भी चाहे वो irrespective to their cytoplasmic components, gene express according to their nucleus
न्यूक्लियस। उनके साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स को हम नहीं देख रहे, हम उसके देख रहे हैं कि जो जीन्स एक्सप्रेस होती हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप हो रही होती हैं। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि इस टॉपिक में हमने डायग्रामेटिकली ये बात एक्सप्लेन कर दी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट, क्योंकि इन जीन्स के अंदर ही तो इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्वेश्चन इज दैट कि वो फिर जीन्स की सिलेक्शन कौन कर रहा है, वो तो साइटोप्लाज्म कर रहे हैं। ये हमने पढ़ लिया कि साइटोप्लाज्म बेसिकली सिलेक्शन ऑफ जीन्स, और जो न्यूक्लियस है इट कंटेन्स द जीन्स, इसमें जीन्स हैं, साइटोप्लाज्म इन जीन्स को सिलेक्ट करने में इन्वॉल्व होता है। तो स्टूडेंट ये बात कंफर्म हो गई कि न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है और साइटोप्लाज्म सिलेक्शन ऑफ जीन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और एमसीक्यूज तो लाजमी है कि इसमें से बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होती है सेल्स की, क्या ये खुद ब खुद हो जाती है या कोई नेबरिंग सेल्स इस पे इफेक्ट रखते हैं? अगर तो नेबरिंग सेल्स इफेक्ट रखते हैं तो कैसे रखते हैं? डिफ्रेंशिएशन है तो किस तरह से डिफ्रेंशिएशन होती है, होती भी है या नहीं होती? ये हम सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।